जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको? नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्त के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना सिक्का मंदिर वक्त के नाम कर मैं पूछना चाहता हूं कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्त की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, बीच में बोले मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाए, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया, कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन, और तो हिंदू की याद नहीं आई क्या? एमयू में आपने एससी का ओबीसी का आरक्षण का हिंदू की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहते हैं मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर, और हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए आलोक शर्मा जी, बस हो गया। और सुन लीजिए प्लीज, बीच में हर बात में मुसलमानों को देखिए, हिपोक्रेसी ये है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता है पवन खेड़ा बोलते हैं कि चर्चा करने निकल गया है, और यहाँ पे कहते 11 साल से पकौड़े कर रहे थे। अरे एक स्टैंड लो कांग्रेस पार्टी, एक स्टैंड प्रकाश मिश्रा जी, और आप बताइए शाहीबाग बना देंगे हंसने से क्या? आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। चलो जवाब नहीं है कांग्रेस बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। बीजेपी का प्रवक्ता है, धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। मुझे आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए बहुत आप जैसे बात देख लेना, आप जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, कल पार्लियामेंट चली मन करे देख लेना, और जहां मन करे वहां देख लेना। अच्छा सुनिए सर, पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा मैंने। कमलनाथ से पहले अच्छा आलोक शर्मा, मेरा मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपका दिमाग आपके मेरे बीच में लगाता था। मैं आपसे डरने वाला नहीं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। कोई एक पसमानदा मुसलमान नहीं भाता, मैं पसमानदा हूँ तो मुझे गाली देते हैं। अब आप तो इतना ही हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप सर। बताते हैं क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता कि आलोक शर्मा निजी रूप से क्या करते हैं और डिबेट में आकर क्यों टारगेट करते हैं। इस पर देश का कोई भी इंटरेस्ट है या अपना देश टाइम बर्बाद करना चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जब जब टीवी पर आते हैं तो उनके वोट कितने घट आते हैं। ये दिल्ली की जनता, मुस्लिम अंजुमन ने जो टी शर्ट जारी की है वो उसके बारे में खबर आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए, मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहां बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूं। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल यह है कि आपको यहां पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए। चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर। आई एम मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। अपना राय ज़रूरत कीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको वक्फ बोर्ड कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, और मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसके ऊपर भी अपना सोच ज़रूर व्यक्त कीजिए। एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो फिर इस वीडियो में शहजाद पुनावाला वर्सेस आलोक शर्मा ऑफ कांग्रेस हो रहा है, और वक्फ बोर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड, जैसे आप लोगों को पता है, एक ऐसा कानून बन चुका है हमारे देश के अंदर जो निरंकुश शक्तियाँ देती है। ऐसा कानून हमारे देश में किसी और जो रिलीजियस कम्युनिटी है, जो एक धार्मिक कम्युनिटी है, उसके पास नहीं है। क्रिश्चियनों के पास नहीं है, बुद्धिस्ट के पास नहीं है, जैनों के पास नहीं है, पारसियों के पास नहीं है, हिंदुओं के पास तो है ही नहीं क्योंकि वो मेजॉरिटी है। तो फिर ऐसे माइनॉरिटी के पास भी ऐसा कोई कानून नहीं है, सिखों के पास भी नहीं है, उनका भी नाम डाल देते हैं।
और बहुत सारे जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उनके पास भी नहीं है। तो फिर इस लॉ में एक वक्फ बोर्ड का जो एक मुतवल्ली है और उनका जो एक कर्ता है वो बोलेगा कि ये उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिस गांव में 99% हिंदू रहते हैं, एक मुसलमान रहता होगा, पर उस पूरे के पूरे गांव को ये वक्फ डिक्लेयर कर देंगे और बोलेंगे उधर के लोगों को कि आप निकलिए इधर से, और उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस लॉ में ऐसे प्रावधान है कि उधर वक्फ डिक्लेयर किया और एक बिल्कुल जो न्यूज़पेपर है जिसमें कोई ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है, जैसे 5 एडिशन निकलता होगा 5 घर में, ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं जो उर्दू के न्यूज़पेपर्स होते हैं, उस न्यूज़पेपर में ये एक टाइटल लगा देंगे और बोल देंगे कि ये लैंड को अगर कोई डिस्प्यूट करना चाहता है तो फिर हमारे ट्रिब्यूनल में आए, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो फिर ये बाद में उन लोगों को दिखा देंगे कि हमने इधर दिया था, आपने देखा क्यों नहीं। तो फिर वो देखने के नहीं के कारण ये फंस जाएंगे उधर ट्रिब्यूनल में, इनका ही जज होगा, इनका ही लॉयर होगा, इनका ही बंदा जो पूरा केस को लड़ रहा होगा, सब कुछ इनका होगा, और जो बंदा जो पीड़ित है उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको एंड में जाके बहुत टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत टाइम लगता है, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते इसको निरस्त करने के लिए, इसका जो एक्शंस है, और एक्शन को निरस्त करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाना पड़ेगा। ऐसे प्रावधान है, और भी बहुत सारे ड्रैकोनियन प्रावधान है इसके अंदर। सबसे बड़ा प्रावधान तो यही है कि हड़पना, और बहुत सारा हड़पना बस हमारे हिंदू समाज से नहीं हो रहा है, खिलाफ नहीं हो रहा है, ये तो मुसलमानों का जो गरीब तबका है उनके खिलाफ भी हो रहा है, क्रिश्चियनों के खिलाफ भी हो रहा है, क्योंकि क्रिश्चियनों का जो एक गांव है केरला में, उस पूरे के पूरे गांव को इन लोगों ने बोल दिया कि वक्फ लैंड है। हमारे कलकत्ता में जो हमारा ईस्टर्न कमांड है जहाँ सिचुएटेड है, उस जगह को भी इन लोगों ने वक्फ डिक्लेयर कर लिया। ईडन गार्डन को भी वक्फ डिक्लेयर कर लिया। उधर बहुत सारे और जगह हैं, उधर भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया उन लोगों जगहों को। यहाँ तक हमारे जो यहाँ पार्लियामेंट है उसको वक्फ डिक्लेयर कर लिया। जो अनिल अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया, उसको वक्फ डिक्लेयर कर लिया। ओबरॉय को वक्फ डिक्लेयर कर लिया, ओबरॉय होटल, ताज होटल, ऐसे बहुत सारी जगहों को जो अमीर लोग रहते हैं जहाँ जाते हैं उन लोगों का घर भी डिक्लेयर कर दिया। तो फिर रिकोर्स नहीं था और इतना ज़्यादा पावर किसी और को दिया नहीं था, तो फिर इस पावर्स को कर्टेल करना है, हमको कर्टेल करना है और बचवाना है हमारे देश को, हमारे हिंदू समाज को, और जो दूसरे समाज हैं उन लोगों को भी बचाना है इस ऐसे एक्ट से, ताकि लोगों को ये भ्रम नहीं रहे कि ये इस्लामिक प्रदेश नहीं है, अभी इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र अभी तक हुआ नहीं है, पर इस्लामिक राष्ट्र तो है नहीं है। और उसको डिसमेंटल करने के लिए ये वन ऑफ द प्रोविजंस है कि हमने सोचा कि बस हो गया, बहुत हो गया, ये जो कचरागिरी था, इस कचरागिरी को हटाने के लिए इधर डिबेट हो रहा था। और डिबेट में आलोक शर्मा जी जो हैं वो खासकर एंकरों के साथ बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं आजकल। इनकी जो मेन हेड है सुप्रिया श्रीनेत, उनसे ही सीखा है इन्होंने, उन्होंने किसने सीखा है, उन्होंने किससे सीखा है? राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने जब लालू प्रसाद यादव का लिए एक ऑर्डिनेंस पारित किया था, उस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया था, जो हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने प्रोमलगेट किया था, उस ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक दिया था। ऐसे लीडर हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्कान समझते हैं, ऐसे लीडर का पच्चीनों में चल रहे हैं लोग, और उस पच्चीनों में चलने के लिए इन लोगों को कोई संकोच भी नहीं होता है। तो फिर हमारे देश में ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इस बिल को पूरी तरह तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का भी जो एक पूर्ण बहुमत हुआ करता था पहले 303, उसी वक्त इन लोगों को इस एक्ट को पूरी तरह क्लीन कर देना चाहिए था और पास कर देना चाहिए था। उनको ये नहीं देखना चाहिए था कि 400 पार होने वाला है हमारा लोकसभा के बाद, तब हम बहुत सारे एक्शंस लेंगे। तब भी बोल देना चाहिए था लोगों को वोट करने से पहले कि हम इस वक्फ बोर्ड एक्ट को हटा देंगे, इन एक्ट को हटा देंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा देंगे। तो फिर हो सकता था 325, 350, 400 भी हो सकता था, अगर इतने सारे जो वाक्य हैं वो दे देते और ठीक तरह काउंटर कर पाते कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा है। इधर भी
जमीयत उलमा हिंद, AIMIM, ये सब लोग क्या बोल रहे हैं, हम फिर से शाहीन बाग बनाएंगे इंडिया में, कोने कोने में शाहीन बाग बनाएंगे, रोड वोड को ब्लॉक करेंगे। उस टाइम जैसे हमने कैपिचुलेट किया था, हमने कैसे घुटने टेके थे, वैसे घुटने टेकने का इधर उपाय नहीं है, इधर कोई वो प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। अगर इस टाइम भी घुटने टेकेगी NDA BJP तो फिर इनके जो कट्टर वोटर हैं, इनके जो बेस वोटर हैं, वो और भी नाराज़ होंगे, नाराज़ होंगे और इनका जो एक पावर था वो थोड़ा सा कम होगा। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों, क्योंकि बिल तो पास होने वाला है आज ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।